हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आए हुए पिछले 7 सालों के सवाल, जो कि होंगे आपके टॉपिक 4 आपके यूपीएससी के सिलेबस के, जो बात करता है मानव विकास की। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव का जो विकास है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में बात करता है आपका टॉपिक 4। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बड़ी भूल में जी रहे हैं, एक बार जाके अपना यूपीएससी का सिलेबस देखिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने हमारा 3rd चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है, जीन्स और वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं, तो उसके सवाल भी आपको मिलेंगे इस टॉपिक में। साथ ही साथ जो हम अगला करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, वो किस तरह से उपयोगी है आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम साल 2014 की। 2014 में कौन कौन से सवाल आए हैं मानव व्यवहार के ऊपर, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहला है, विकासात्मक परिणामों को सहज बनाने के लिए एक नवाचारी उपागम इनोवेटिव अप्रोच के रूप में पारिस्थितिकीय संघर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसके जो परिणाम है उनको सहज कैसे बनाया जा सकता है एक नवाचारी उपागम की मदद से। मतलब एक ऐसी नई उपागम, एक नवाचार जिसकी मदद से क्या हो सकता है, जो डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास होना है, उसके जो आउटकम है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होके बाहर निकलेगा, उसको परिणामों को सहज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करना है, परिस्थितीय संघर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो क्या आसपास की आपकी इकोलॉजी में क्या परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस प्रकार से होगा, वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब ये 10 मार्क्स का सवाल है और आपको ये 10 मार्क्स का सवाल बनना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है आपका 15 नंबर का। ठीक है, इसमें यह पूछा जा रहा है आपसे कि किशोर अवस्था के दौरान, ठीक है, आप सभी कभी ना कभी किशोर अवस्था में रहे होंगे, उस दौरान संज्ञानात्मक तथा नैतिक विकास के प्रमुख पक्षों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, कि किशोर अवस्था में आपका जो संज्ञान था, आपका जो आज संज्ञान है और किशोर अवस्था में काफ़ी फ़र्क है। क्या हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें विकास हुआ, साथ ही साथ इसमें नैतिक विकास भी हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, किशोर अवस्था के दौरान में आपको संज्ञानात्मक और नैतिक विकास के प्रमुख पक्षों पर चर्चा कीजिए कि कैसे इनका विकास होता है, क्या होता है पहले, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अपना आंसर शुरू करेंगे, आप बताएंगे किशोर अवस्था क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 15 मार्क्स का सवाल है, आपको 3 पन्ने भरना है, तो बताएंगे किशोर अवस्था क्या होती है, फिर संज्ञानात्मक और नैतिक विकास बताएंगे कि क्या क्या होते हैं मानवों में, उसके बाद किशोर अवस्था के दौरान किस तरह उसका विकास होता है, इसको बड़ी ही खूबसूरती से आप लिख सकते हैं। तो ये आए हैं आपके सवाल 2014 में। ओके, अब बात करते हैं अगली 2015 साल में। अब देखिए क्या आया है, जीवन विस्तृति की प्रमुख अवस्थाओं के संदर्भ में स्वस्ति बोध के संवर्धन में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों। तो जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या पूछ रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, कि आपका जो वेलबींग है, ठीक है, आपकी जो जीवन के दौरान, जीवन विस्तृति के दौरान, ठीक है, प्रमुख अवस्थाओं में, ठीक है, क्या होता है, स्वस्ति बोध के संवर्धन में, ठीक है, कि आपका जो विकास होने वाला है उसकी बात हो रही है। किस आपको क्या ध्यान रखना है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों। तो इसको तो हमने कल ही देखा है लेसन में कि किस प्रकार के कारक होते हैं समाज में, संस्कृति में, किस तरह हम सीखते हैं उनसे। तो उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए कि क्या उनका होना सही है या नहीं है और किस तरह से वो हमको इम्पैक्ट करते हैं, हम पे अर्थपूर्ण तरीके से काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है 10 नंबर में, काफ़ी आसान सवाल है, तो जिन्होंने भी कोर्स का वीडियो देखा है उनको तुरंत बन जाएगा। अब बात करते हैं अगली, ये है 15 मार्क्स का सवाल। क्या सांस्कृतिक परिवेश बाह्य उद्दीपनों के अर्थों की समझ तथा मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। फिर से देखिए आप, संस्कृति आ गई, कल आपको लेक्चर में भी बताया था कि संस्कृति पूछेंगे। अपने उत्तर के लिए उपयुक्त औचित्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, औचित्य प्रस्तुत करना है, मतलब आपको जस्टिफिकेशन देना है। आप जो भी आंसर लिखेंगे वो जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे उत्तर लिखना है। तो क्या पूछ रहा है, आपका जो सांस्कृतिक परिवेश है, ठीक है, उसकी मदद से जो बाह्य उद्दीपन है, मतलब जो बाहर के जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है, के अर्थों की समझ तथा मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या जो बाह्य उद्दीपक है उनकी समझ और मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, कौन, आपका सांस्कृतिक परिवेश। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, आप इंडिया में हैं और चाइना में हैं, जापान में हैं, तो किस तरह सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है,
आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, आपके मूल्यांकन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये उत्तर लिखना है और क्या करना है इसके लिए, सुटेबल जस्टिफिकेशन देना है, आपको एक उपयुक्त औचित्य भी प्रस्तुत करना है अपने उत्तर के लिए, ठीक है। तो 2015 से ये 2 सवाल आए हुए हैं। तो देख रहे हैं आप संस्कृति कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं साल 2016 की। 2016 में पहला सवाल आया 10 नंबर के लिए, एडोलेसेंस। फिर से देखिए किशोर अवस्था, मतलब आपको समझ गया, फोकस करना है आपको किशोर अवस्था पर। उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की चर्चा की पहचान कीजिए जो किशोर अवस्था के दौरान घटित होते हैं, ठीक है। तो किशोर अवस्था के दौरान क्या क्या होता है, ये सब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो उन सब में से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, जो भी परिवर्तन होते हैं उनको आपको लिखना है 10 मार्क्स में। 2 पेजेस भरना है आपको, छोटा सा डायग्राम या चार्ट बना के भी आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगला 15 नंबर का सवाल है, उन पालन शैलियों, पेरेंटिंग स्टाइल का वर्णन कीजिए जिनका उपयोग एक सामान्य बालक के पालन पोषण में किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, सीधे सीधे एनसीईआरटी से आपके सवाल उठ जाते हैं, ठीक है। ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल बताना है। सिर्फ पेरेंटिंग स्टाइल किस प्रकार की होती है वो आपको अपने आप से जोड़ना है। एक सामान्य बालक के लिए किस तरह माता पिता करते हैं और उसके आस पड़ोस के लोग करते हैं, उनकी बात की गई है, उनको आपको बताना है सिर्फ 15 नंबर के लिए, ठीक है। उनका वर्णन करना है कि किस प्रकार की पालन शैलियाँ होती हैं, ठीक है। आपका भी जब आप बालक रहे होंगे तो आपका भी पालन पोषण किया होगा, आपकी भी एक पेरेंटिंग स्टाइल होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये थे आपके 2016 के 2 सवाल, ठीक है। अब बात करते हैं साल 2017 की। साल 2017 में क्या सवाल आता है, हम जो भी हैं जीनों के कारण हैं, विवेचन कीजिए। आप देखिए 15 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। आपको ये बताया था कि हम जीन से बने हुए हैं, तो हम जो भी हैं जीनों के कारण है, इसका विवेचन करना है 15 मार्क्स के लिए। तो आप इसमें विवेचन कैसे करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ किस तरह हमारा जन्म हुआ, उसमें जो गुणसूत्र थे, ठीक है, और जो जीन्स थे वो किस तरह कार्य करते हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल, जो जैविकीय कारण है हमारे, वो किसके कारण है, केवल जीन्स के कारण है, ठीक है। विवेचन करना है तो आप हल्का फुल्का ये भी बता सकते हैं कि जीन्स के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको क्या है, सांस्कृतिक सामाजिक जो बात है, मीम्स वाली जो बात है, वो भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। 15 मार्क्स का सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो आया है वो आया है 2018 में, ठीक है। वो देखते हैं क्या आया है, भारत में युवकों और युवतियों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बीच विभेदन कीजिए, ठीक है। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग मैन एंड वुमेन की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं बिहेवियर से, ठीक है, और विकास से संबंधित है। तो 15 मार्क्स का सवाल है, इसको हम देखेंगे जब हम लेसन करेंगे तो किस तरह से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 2017 से पैटर्न चेंज हुआ हल्का सा, तो ये कहीं ना कहीं पेपर 2 से भी आपको लिंक करा दिया है। तो जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको समझ होगी किस तरह से लिंक हुआ है। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपको डेवलपमेंटल टास्क बताने हैं, मतलब जो विकासात्मक कार्य हैं इनके बीच आपको विभेदन करना है, डिफरेंस बताना है आपको कि महिलाओं में और पुरुषों में, युवक और युवतियों में किस प्रकार से अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं, ठीक है। अगला सवाल 2019 में जो आया वो आया आपके लिए 15 मार्क्स में। पहला सवाल आया, बच्चे के सामाजिक, ठीक है, देखिए फिर से छोटा बच्चा आ गया, सामाजिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य, मतलब उसका कैसा, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है। संवेगात मतलब वो उस जो संवेग महसूस कर रहा है वो भी खुशी वाले महसूस करे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह से माता पिता के प्रति आसक्ति का क्या महत्व है, मतलब अगर माता पिता बच्चे के साथ हैं तो किस तरह से बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहता है बच्चा वो, ठीक है। इसी के साथ साथ विकासीय थ्योरियों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो जो भी थ्योरीज आई हैं विकास वाली, है ना, डेवलपमेंटल थ्योरीज जो भी हैं वो देखेंगे हम, उनके परिप्रेक्ष्य में आपको स्पष्ट करना है इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, कि माता पिता के होने से बच्चे के सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह वो अच्छा हो सकता है, ठीक है, या क्या उसका महत्व है, इसकी बात हो रही है इस 15 मार्क्स के सवाल में। अगला सवाल आपको आता है मानव व्यवहार पर, ठीक है, हमारा जो व्यवहार है मानवों का उस पर उद्दीपक वंचन के प्रभावों पर, स्टिमुलस डेप्रिवेशन पर इंद्रियानुभविक साक्ष्यों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। यहाँ काफ़ी गूढ़ हिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या करना है आपको, साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। एम्पेरिकल एविडेंसेस लिखा हुआ है, मतलब आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं, आपको एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल्स देने हैं। 20 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है, और चर्चा करनी है उस बात पे, जो साक्ष्य आप देंगे उस पर चर्चा करनी है कि हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, अगर उसको स्टिमुलस नहीं मिले, अगर उसको उद्दीपक नहीं मिले, ठीक है, तो उसमें क्या प्रभाव होता है,
ठीक है। अगर सबको सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहीं, ठीक है, तो किसी को भी क्या होगा, उद्दीपक वंचित हो जाएगा वो, ठीक है, उसको कुछ अलग से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम जब करेंगे चैप्टर, ठीक है। हम कुछ कुछ नई नई थ्योरीज आएंगी, उन सब में बात करेंगे। तो 2019 में ये 2 सवाल आए थे, 15 मार्क में और 20 मार्क्स में, ठीक है। एक और सवाल जो आया है उनकी बात करते हैं। अनुसंधान साक्ष्यों को उद्धृत करते हुए समाजीकरण में, फिर से देखिए समाजीकरण कल बताया था आपको, सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को उजागर कीजिए, ठीक है। रिसर्च में जो भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, उनके ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि समाजीकरण में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को उजागर करना है, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से होंगी ये, तो आपको बताना है कि समाजीकरण में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को उजागर करना है, ठीक है। तो हमने कल उदाहरण देखा था घास फूस वाला, ठीक है। अनाज क्या होता है, वो संस्कृति है, और समाजीकरण जो सिखाया जाता है उस तरह की बातें हैं। लेकिन साथ साथ आपको 20 नंबर में क्या करना है, 20 नंबर की लड़ाई के लिए आपको अनुसंधान साक्ष्य, मतलब रिसर्च में जो एविडेंसेस मिले हैं, वो प्रूव जो हुआ है, उनकी बात करनी है आपको, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 2020 का सवाल। 2020 का सवाल है, 15 मार्क्स के 2 सवाल आए हुए हैं। देखिए पहला सवाल देखते हैं, मानव व्यवहार को परिभाषित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। ह्यूमन बिहेवियर की बात होगी तो महत्वपूर्ण 5 दृष्टिकोण कौन से होंगे, उनकी व्याख्या करनी है आपको 15 मार्क्स में। तो समझ लीजिए कि आपको एक पॉइंट का आपको 3 नंबर लगभग मिलेगा, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो बढ़िया से आप 5 पॉइंट लिखना है आपको, 3 मार्क्स के गुणित 15। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मानव व्यवहार को परिभाषित जो करता है ना, सबसे महत्वपूर्ण 5 दृष्टिकोणों की व्याख्या करनी है। अगला जो है थोड़ा सा मिक्स सवाल है, ठीक है, क्योंकि पेपर धीरे धीरे टफ हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, आपकी जो उम्र बढ़ रही है इसके साथ शारीरिक, तांत्रिक और तंत्रिक और संज्ञानात्मक बदलाव कैसे संबंधित हैं, व्याख्या करनी है। 15 मार्क्स के लिए आपको बताना है कि एक बच्चे से लेके, ठीक है, एक बच्चे से लेके जब एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वहाँ तक उसमें शारीरिक क्या होंगे, कमज़ोरी आएगी, हड्डियों में घुटनों में दर्द होगा, ठीक है। तांत्रिक में क्या होगा, उसके जो सेंस है कमज़ोर होने लगेंगे धीरे धीरे। और संज्ञान में कैसे बदलाव आएगा, मेमोरी लॉस होगा, वो भूलने लगेगा, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती है आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ किस तरह से बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बच्चे और बूढ़े का देना है, आप कोई भी स्टेज हो सकती है वो, तो आप अपने संज्ञान से लिखें उसका उत्तर। तो ये लिखना है आपको 15 मार्क्स में, ठीक है। तो ये सब कवर होगा जब हम अगला चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन तीसरे लेसन से जो हमने कवर कर लिया है, जिसमें है हमारा समाज, ठीक है, और है हमारी संस्कृति, तो वो आपको मालूम है किस तरह से उसके उत्तर लिखना है। जीन्स वाला जो उत्तर है उसको भी लिखना है। तो जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं तो वो हमको अपने आंसर सबमिट करें इनके बारे में लिखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपने पहला उत्तर लिखा और जो आप दूसरा उत्तर लिखा और जो आप उत्तर लिख रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका ध्यान रखें, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल लगेंगी आपको, लेकिन जैसे ही आप पेन और कॉपी उठा के लिखना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए आसान होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, साइको IAS अंग्रेजी वाले और साइको IAS हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आंसर राइटिंग करते रहें, साइकोलॉजी की पढ़ाई करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।